आप विलंब के लिए खेद है बेटा सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़े, शुरू किया जाए। थोड़ा सा विलंब हुआ आज, कुछ अनौपचारिक बातें होने लगी थी। कनेक्ट हुई है बेटा सभी लोग एक्चुअल में। हाँ, गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप। थोड़ा विलंब हुआ बेटा, वेरी सॉरी। तो चलिए बाद में देख लेंगे बच्चे, वीडियो उपलब्ध रहता है तो हम शुरू करते हैं बेटा। कल हम लोगों ने जो बात किया था बेटा वही से शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था अपने संविधान के भाग 1 पर, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। जाहिर सी बात इन 4 अनुच्छेद में जैसा टाइटल है उसी के अनुरूप बात की गई होगी। संघ व उसके राज्य क्षेत्र रिवाइज करते हैं। 1 में नाम का वर्णन है और स्वरूप हमारा कैसा होगा उसका वर्णन है। कल बहुत व्यापक चर्चा हुई थी जिसमें कहा गया था कि हम संघ राज्य नहीं है, हम राज्यों के संघ हैं। वी आर नॉट फेडरल, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, है ना बेटा। 2 और 3 की मैंने कहानी बताई, मुझे लगता है आप नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। 2 में मैंने कहा कि इसमें भी नए राज्य की प्रवेश स्थापना कराई जाती है, 3 में भी कराई जाती है अनुच्छेद। बस अंतर यह है कि 2 का प्रयोग जब करेंगे तो रकबा बढ़ जाएगा आपका, एरिया बढ़ जाएगा आपका, क्षेत्र बढ़ जाएगा। और ये कैसे बढ़ेगा आपको बेहतर पता है। अरे जब तक पड़ोसी का कब्जा नहीं करोगे तब तक एरिया कैसे बढ़ेगा भाई। और 3 मैंने कहा कि ये बहुत सिंपल है, ये आंतरिक समायोजन है। आपका जो इलाका है उसमें जगह जगह जैसे बनकर वैसे मेड़ वेड़ बनाइए, कौन रोक रहा है। आपका अपना खेत है, ऐसे ऐसे मेड़ बनाइए, ऐसे ऐसे बनाइए, पड़ोसी को क्या पता। लेकिन बदमाशी मत करिएगा कि पड़ोसी वाली जो मेड़ है उसी को काटने लगी। तो गांव में अक्सर यही होता है। अरे कुछ बड़े शातिर हैं, अरे नहीं नहीं, कुछ इतने कलाकार हैं भाई। हम लोग थोड़ा गांव देहात से भी जुड़े हैं। वो जैसे मेड़ बनाएंगे ना, आपके और हमारे खेत के बीच में मेड़ बन गई। अब अगली जब जोताई बोआई का सीजन आएगा तो आधी मेड़ काट लेंगे। सुन ले बेटा, आधी मेड़ काटेंगे और फिर पूरी मेड़ आप में बनाएंगे। अगले साल फिर आधी काटेंगे, फिर उधर बनाए। ऐसे करते करते अगर आप 2 3 4 साल में देखोगे, एक आध लट्ठा आप में घुस जाएंगे। इसको कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग। ये चीन की पॉलिसी है। तो यहाँ तो चीन के उस्ताद लोग बैठे हुए हैं गांव में ये धीरे धीरे ऐसे कब्जा करता है। बहरहाल अरे वो बहुत तरीका है गांव में भैया, सब सब जांचा परखा तरीका है। तो पहले उसी तरीकों को अडॉप्ट करते हैं, धीरे 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 फिर कब्जा कर लेते हैं। तो ये सब तरीके हैं। 12 तो कहने का ये मतलब है बेटा कि 2 और 3 में नए राज्यों की प्रवेश स्थापना है, और 4 में ये कहा गया कि 2 और 3 के माध्यम से जब नया राज्य बनाया जाएगा तो डेफिनेटली संविधान में कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन यह परिवर्तन 2 और 3 स्वयं सक्षम है करने के लिए। इसके लिए 368 की आवश्यकता नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन नहीं करना होगा। यहां तक क्लियर हुआ। संविधान संशोधन कब करना पड़ेगा? जब हमारे संविधान में उस चीज का उल्लेख ही न किया गया हो। जैसे कहीं आपने पढ़ा 1 से 4 के बीच में कि भारत अपना भूभाग किसी को दे भी सकता है? नहीं, तो नहीं लिखा है। संविधान लिखने वाले कितने शातिर थे अंदाजा लगाइए। झपटने और लूटने की बात तो किया था, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा संविधान में कि भारत अगर किन्हीं विषम परिस्थितियों में अपना इलाका अगर किसी विदेशी को देना चाहे तो 1 इंच भूमि नहीं दे सकते। कम से कम संविधान के हिसाब से तो नहीं दे सकते, और संविधान के हिसाब से नहीं दे सकते तो दे भी नहीं सकते। बीच में एक क्वेश्चन बड़ी चर्चाओं में था बेटा, आपने भी देखा होगा, 3 बीघा कॉरिडोर, नाम सुना है? हाँ ना बोला करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं सुना? नाम सुना है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच का मामला है। एक्चुअल में फ्रंट लाइन में कुछ सड़क का निर्माण हो रहा था जो इलाका भारत का था, और रास्ता बना रहा था बांग्लादेश। तो वो 3 बीघे का एक ऐसा इलाका था जो भारत अगर बांग्लादेश को दे देता
तो सड़क का निर्माण हो जाता। तो भारत ने अपना वो 3 बीघा का इलाका बांग्लादेश को दे दिया कि ठीक है अपना सड़क बना लो। मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि जो रेड क्लिफ लाइन बनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, ये पश्चिम की ओर तो बहुत क्लियर है, पूरब की ओर उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है। और बांग्लादेश और भारत के बीच का जो विभाजक रेखा है वो बड़ी स्पष्ट है नहीं बेटा, एकदम सीधी लाइन, विभाजन सीधा होता है। अरे भाई गांव है तो कुछ रकबा उधर गया होगा, अब गांव के बीच में से आधा दीजिए, आधा गांव भारत में, आधा गांव पाकिस्तान में, और आधा गांव का है, आधा घर। अरे इसी के ऊपर से विभाजन हो गया, अब इधर हो गया पाकिस्तान, उधर। तो ये विभाजन होता है ऐसे कि देखा जाता है भाई वहां पे मान लीजिए एक ही नस्ल के, एक ही जाति, एक ही प्रजाति के लोगों का गांव है तो उसको उधर कर दो, तो इसको उधर कर दो, समायोजित कर लो। अब ये तो जिद है कि नहीं नहीं आधा, अरे भाई गांव में भी बंटवारा होता है, घर में भी बंटवारा होता है, तो बुद्धिमानी से बंटवारा होता है ना। ये जिद पे अड़ जाए कि नहीं आधा आधा, अरे हर चीज आधा आधा कैसे हो जाएगा? ट्रैक्टर एक था आधा आधा, कटवा दो आधा आधा। अरे ट्रैक्टर है तो एक आप ले लो, उसके एवज में कुछ और ले लो, ऐसे बंटवारा तो होगा नहीं। तो ये तो जिद है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, जो भी चीज है वो आधा आधा, पेड़ आधा आधा, बगीचा आधा आधा, एक तो पेड़ आ गया बीच में आधा आधा, ऐसे थोड़ी बंटवारा होता, ऐसे ही बंटवारा हो गया बेटा हमारा बांग्लादेश के बीच में। तो 3 बीघा हमने दे दिया। अब इसको लेके वो बवाल मचा इस देश में कि पूछो मत कि कैसे दे दिया। ये तो असंवैधानिक कार्य किया आपने, संविधान में जब इस बातों का उल्लेख है ही नहीं है तो दे कैसे दिया? बात सही है। तो कहने का मतलब ये था कि देखो हमारे यहाँ 2 तरीका है देने का। जैसे गांवों में आपने देखा होगा पहले बड़े जमींदार लोग या ज्यादा जमीन वमीन वाले लोग हुआ करते थे, तो क्या करते थे, जैसे कुछ छोटी जाति के लोग या इस तरह के लोग होते थे तो कह देते थे कि घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो लोग दिखा देते थे कि ठीक है वहां पे अपना बना लो घर। अब गांव में जाके देखो ऐसा बहुत है, तो बना लिया घर, अब रह रहे हैं। लेकिन एक बात कि जमीन हमने ऑन पेपर थोड़ा ही दिया है। अरे हमने कह दिया कि भाई वो जमीन है वहां जाके घर बना लो। अब जब घर बनाने के लिए कह दिया तो आदमी ये थोड़ी कहेगा कि नहीं कागज में जरा सा बैनामा कर दीजिए हमको, अच्छा तो निकल लो भागो यहां से। तो पहले तो यही ना होता था बेटा कि भाई अब कहाँ हो रहा, अब तो 1-1 इंच भूमि के लिए मार पिटाई हो जा रही है। लेकिन आज से 30-40-50 साल पहले संभ्रांत लोग होते थे तो उनके पास बहुत जमीन होती थी, दे दिया करते थे। विद्यालय के नाम पे लोग 5-5 10-10 बीघा दे दिया करते थे। अब कोई देगा? वो जमाना अलग था। मंदिर के नाम पे, विद्यालय के नाम पे, कुछ इस तरह से सोशल वर्क के नाम पे किसी गरीब को रहने के लिए घर नहीं तो चलो ठीक है वही घर बना लो, मिट्टी उट्टी का घर बना, मिट्टी का ही घर बनता था सो बना लिया। तो भारत ने यही कहा कि हमने कागज में थोड़ा ही दिया है, मैंने 3 बीघा कॉरिडोर हमने ऑन पेपर थोड़ा ही दिया है। अरे हमने तो बस ये कह दिया कि सड़क बना लीजिए, वो भारत बनाए बांग्लादेश बनाए उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस इलाके पे सड़क बन गई, लेकिन वो इलाका हमारा है। लेकिन इतना बवाल हुआ कि आज तक कंपटीशन पूछा जा रहा है कि 3 बीघे कॉरिडोर का संबंध किससे है। तो आप देख रहे हैं हमारे संविधान में देने वाली बात नहीं है। अरे 1 में है नहीं, 2 में है नहीं, 3 में है नहीं, 4 में कुछ है ही नहीं है, तो कहां देने की बात हुई है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं आगे होगा ना, आगे नहीं होगा क्योंकि यही चैप्टर है जो होना था यहाँ। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भारत अगर अपना भूभाग किसी विदेश को देना चाहे तो ऐसी विषम स्थिति आ गई तो है उपाय? हाँ है, संविधान संशोधन। ये तो उसी दिन रात के लिए है ना कि जो ना हो उसका कैसे रास्ता निकालेंगे। तो 368 उसके लिए है, तब आप 368 का प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन कब्जा उब्जा करने के लिए 368 की जरूरत थोड़ा ही है। ये तो पहले से लिखा हुआ है 2-3 इसके लिए। तो 368 9368 इसीलिए है कि अगर संविधान में किसी चीज का प्रावधान नहीं है, उसकी आपको बहुत जबरदस्त आवश्यकता प्रतीत होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये सब चर्चा हुई थी। एक हेडिंग बनाया होगा आपने, राज्य पुनर्गठन, यानी राज्यों का पुनर्गठन। थोड़ी सी बात करेंगे बेटा।
तो एक छोटी सी स्टोरी है, सुन लो, फिर हम लिखवा देते हैं। एक्चुअल में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उसी समय वो राज्य तो बना रहे थे ना बेटा, देख तो रहे 11 राज्य हो गए थे। तो भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठ रही थी अंग्रेजों के जमाने में। तो 1912 में भाषा के आधार पर अंग्रेजों ने 3 राज्य बनाया, बिहार, उड़ीसा और आसाम। ये संबंधित भाषा के आधार पर उन्होंने राज्य बनाया। अब जाहिर सी बात है कि उसके बाद कोई भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया उन्होंने, और उसके बाद हम लोग हो गए स्वतंत्र, यानी भारत स्वतंत्र हो गया। तो कभी कभी स्वतंत्रता अच्छी भी होती है और कभी कभी स्वतंत्रता बुरी भी होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, तो घर और में बड़ा घुटन महसूस करते हैं, जब देखो तब मम्मी पापा एकदम नाक में दम किए हुए, ये मत करना वो मत करना। तो थोड़ा पढ़ने उड़ने बाहर निकल जाते ना, तो कुछ इसीलिए पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने नहीं, ऑटोनॉमी मिल जाए, अब अपने मन वाली करे। अब घर पे तो क्या है कि मोबाइल अगर 2 घंटे से ज्यादा अगर हाथ में दिख गया तो क्या हो रहा है भैया, अब वहां तो 24 घंटे जुटे रहेंगे। तो कभी कभी ऑटोनॉमी हमको ना बेटा वो सही और गलत दोनों रास्तों पे जाने के लिए प्रेरित कर देती है। भाई आप घर से बाहर हो, घर वाले आपको पैसा दे रहे हैं, आप अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये तो आपकी मर्जी है ना। अगर नैतिक रूप से मॉरली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर वहां पे कंट्रोल करने वाला कौन है आपको? भाई कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। इसलिए बहुत ढेर सारे बच्चे बियॉन्ड द ट्रैक हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल का ढंग जानते नहीं। देखिए जानवर और हमारे में एक अंतर है मनुष्य में, कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को रोक सकता है। हमारा कोई काम करने का मन कर रहा हो और नैतिक रूप से वो कार्य ठीक नहीं लग रहा हो तो हम उसे रोक लेते हैं कि नहीं नहीं, भले अंदर से इच्छा हो रही कि हम कर लें, लेकिन फिर नैतिकता कह रही कि नहीं भैया करो मत, बोल नहीं रहे बेटा। और कुछ मनुष्य जानवर हो जाते हैं, जानवर का अगर जो मन करेगा वही करेगा। वो सड़क पे आजकल घूम रहे हैं ना साहब लोग, तो उनका अगर मन कर दिया किसी को सींग मारने से, रोक कौन लेगा? मार ही देंगे सींग भाई, कोई हो आप सामने, वो आपसे डरने वाले हैं क्या? उनका मन अगर करेगा तो वो कर लेंगे। मनुष्य मन नहीं करता। सड़क पे हम लोग निकलते हैं, कभी कभी किसी को देख के मन करता है कि इसको कूट देते तो बड़ा अच्छा है। उसके कार्यों को देख के, उसके स्वभाव को देख के, उसकी हरकत को देख के मन तो यही होता है कि इसको यही 4-6 थप्पड़ लगाए, लगा भी सकते हैं, लेकिन मन कहता है बवाल हो जाएगा आगे, है ना। तो हम रोक लेते हैं अपने आप को कि छोड़ो, जानवर नहीं रोकता, जो होगा सो होगा। शेर को आपके ऊपर हमला करने का मन करेगा वो कर देगा, बाद उसको या पहले ही हमला करते समय गोली मार दो, लेकिन वो तो हमला करेगा, उसका मन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी ये सब चीजें होती हैं बेटा, कि आप अगर एकदम हर बर्डन से मुक्त होते हैं तो सही दिशा में भी जा सकते हैं, गलत दिशा में जा सकते हैं। अगर आप मनुष्य हैं, आपको हमेशा नैतिकता एक राह दिखा रही है कि भैया जी माँ बाप आपको काहे के लिए भेजे हैं। अगर इस बात को अपने दिमाग में रखें तो आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे। या कोई भी गलती से भी कोई इस तरह का कार्य कर रहा है तो अपने आप से पूछिए कि क्या यही करने आए थे। अंदर से जवाब आए हाँ तो कर लो, और नहीं अंदर से जवाब आए कि ना ना यार ये काम करने के लिए तो हम नहीं आए थे यहाँ पे, इलाहाबाद दिल्ली और फलाना धमाका, तो मत करो उससे। तो ये सेल्फ कंट्रोल होता। हुआ क्या कि जब हम स्वतंत्र हो गए तो अब बियॉन्ड द कंट्रोल हो गए ना। कभी तो अंग्रेज हमको नियंत्रित करते थे, अब हम बियॉन्ड द कंट्रोल हो गए, अब अपने मन वाली कर लेते हैं। तो भारत में भाषा के आधार पर एक राज्य के गठन की मांग निरंतर हो रही थी, और वो था बेटा तेलुगु भाषियों के लिए एक राज्य, जिसको वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए एक अलग से राज्य दीजिए। अच्छा सरकार भी क्या कर रही थी, हाल हाल में स्वतंत्र हुए थे, अंतरिम सरकार बनी थी, कोई चुनाव 47 में कहां से चुनाव हो गया था भैया।
चुनाव तो 52 में ना हुआ बेटा, गणतंत्र होने के बाद। तो अब ये सब बवाल बेटा इस देश में शुरू हो गया। तेलुगु भाषी ड्रामा शुरू किया 1948 में। पूर्व न्यायाधीश यस के दर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसे हम लोग दर आयोग के नाम से जानते हैं। तो दर आयोग के सामने यही प्रश्न हुआ कि क्या तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य की स्थापना की जाए। लेकिन समस्या यह नहीं थी बेटा, समस्या यह थी कि तेलुगु भाषियों के लिए अगर आपने राज्य बनाया तो अन्य भाषा वाले भी उसी राह को पकड़ लेंगे, भाई हमारा भी राज्य बनाइए। तो दर आयोग का गठन हुआ। दर आयोग ने 48 में कह दिया कि नहीं नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। तो हमारे यहां क्या होता है बेटा, आयोग। समस्या होगी तो आयोग, और आयोग का मतलब है कि थोड़ा लिपापोती करो, समय थोड़ा खींचो। अभी दिल्ली में जो कुछ हो रहा आप देख ही रहे, जो रेसलर्स आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी ये पहले भी हुआ था। सरकार ने क्या कहा था, जांच आयोग बना दिया, टला ना कुछ। अब खिलाड़ी कह रहे नहीं आयोग योग नहीं, अब हम समझ रहे हैं क्या होगा, वो अलग चीज है, क्या सही है क्या गलत है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। तो हुआ क्या है बेटा कि आंदोलन और तेज हो गया। फिर एक राजनीतिक आयोग बना 48 में ही, जिसका नाम था जेवीपी आयोग। तो थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, एक तो बना हाँ एस के दर आयोग। ये जो बना वो बना 1948 में। आयोग ने साफ साफ कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। तो आंदोलन तेज हो गया। फिर बना जेवीपी आयोग। ये एक्चुअल में राजनीतिक आयोग था। इसमें 3 लोगों के नाम ही हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन 3 लोगों के साथ एक आयोग बना जिसको जेवीपी आयोग कहा गया। और ये आयोग बना बेटा 1948 में, लेकिन इसने रिकमेंडेशन दिया 1949 में। आयोग बना 48 में, और आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया बेटा 49 में। और इसने भी कह दिया कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद पता है आपको, तेलुगु भाषियों के नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू, गांधीवादी व्यक्ति थे। तो जब इन्होंने भी कह दिया कि नहीं नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा, तो आमरण अनशन पर बैठे। आंदोलन तीव्र होने लगा, आंदोलन तेज होने लगा। लास्ट में रामल्लू कह दिए कि मैं तो अब आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं, और तब तक अनशन नहीं तोड़ूंगा जब तक भाषा के आधार पे तेलुगु भाषियों के लिए राज्य नहीं बन जाएगा। तो यहाँ तो आमरण अनशन रोज ही होते रहते हैं। ये कॉलेज वाले तो मैं देखता हूँ अक्सर आमरण अनशन करते हैं, लेकिन कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। तो लगा कि ऐसे ही हो रहा होगा, तो रामल्लू बैठ गए आमरण अनशन पे, और 56 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई, डेथ हो गई। साउथ में आपको एक सिम्टम्स दिखा कि साउथ में नेता माने सही में नेता, है ना। जनता अपने नेताओं के साथ इमोशनली अटैच्ड होती है। अरे आपने पढ़ा कि जयललिता की जब मौत हुई थी तो कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। वहां कोई नेता जब एक्सपायर होता है या किसी नेता के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो लोग इमोशनली इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि अपने प्राणों को त्याग करने लगते हैं। एक वहां के मुख्यमंत्री थे, देखिए नाम मुझे नहीं याद आ रहा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई उनकी। उसमें भी 6-7 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। हमारे यहां मर जाए, अरे साहब मिठाई उठाई बट जाएगी, हम मरने और नहीं कौन जा रहा है। बड़ा अच्छा हुआ, एक तो बोझ कम हुआ। तो वहां का मामला अलग था। रामल्लू मर गए बेटा, वो सही में लीडर थे। जनता एकदम आंदोलित हो गई और सड़कों पे खून खराबे की स्थिति हो गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू डर गए, ये घबरा गए। और इनकी मौत हुई थी 52 में,
रामल्लू की, 52 में इनकी मौत हो गई। आंदोलन चल रहा था, ये 3-5 होता रहता है, लेकिन उनको लगा कि टाल मटोल हो रहा है, सरकार कुछ कॉम्प्लीट नहीं करने वाली, आंदोलन बैठे और 56 दिनों के बाद 1952 में इनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो घबरा गए लोग, या टाल मटोल वाली राजनीति अंग्रेजों से सीखा था लेकिन गड़बड़ा गया। तो डर के मारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत घोषणा कर दिया कि यस, तेलुगु भाषियों के लिए एक राज्य होगा। 1 अक्टूबर 1953 में, तारीख याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को, लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, ये सब याद रखना होगा बेटा, ये फैक्ट है। अब आप जरा देखो मैं जो बोला उसमें कितने फैक्ट निकल रहे हैं। ऐसे ही जब आप नोट्स बनाते हो तो उसमें बहुत ढेर सारे फैक्ट होते हैं, उन्हें निकाल के नीचे रख लेना चाहिए ताकि रिवाइज करते समय सिर्फ तथ्यों पे नजर पड़े, बाकी तो कहानी पता ही है हमें। तो 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए एक राज्य बन गया और इसका नाम रखा गया क्या बेटा? आंध्र प्रदेश। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि सरकार अब ये समझ गई थी कि अब भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांगे तेज होगी, क्योंकि आंदोलन के आधार पर एक राज्य को बनाने के लिए बाध्य कर दिया। तो अब देखो, जनता तो समझदार होती है ना बेटा, जनता को ये पता होता है कि लोगों की दुखती रग अब यही है, इसी नस को दबाओ, ये मान लेंगे। सड़क पे आगजनी कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दो, और इसे डर सरकार अगर आपकी बात को मान ले तो आगे के आंदोलन वालों के लिए एक प्रोटोटाइप उपलब्ध हो जाता। वो भी अब यही करेंगे, सड़कें जाम कर दो, गाड़ियां फूंक दो, बिल्डिंग में आग लगा दो, यानी सरकारी संपत्ति को जितना क्षति पहुंचा सको। तब सरकार आपकी बात सुनती है तो सुनाएंगे। अरे भाई, गुर्जर वही कर रहे थे ना, और गुर्जरों की देखा देखी जाटों को लगा बस बस सही रास्ता यही है, उन्होंने भी वही शुरू कर दिया। और सरकार की सबसे बड़ी परेशानी कि जब तक 10-20 तो 50 तो बस फूकोगे नहीं, तब तक हम बड़ी गंभीरता से बात नहीं करेंगे। तो उनको पता चल गया कि यही तरीका है, ये सब गलत नीति होती। लेकिन ये कि सरकार को समझ में आ गया कि मामला ठीक है नहीं, ये तो गड़बड़ा रहा है। तो 22 दिसंबर 1953 को फिर एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था बेटा? फजल अली आयोग। ये भी न्यायाधीश थे, लेकिन ये प्रतिवेदन आया 1955 में, और फजल अली आयोग ने एक बड़ा कॉन्क्रीट रिकमेंडेशन दिया। फजल अली ने कहा कि इस समय जो राज्यों की 4 श्रेणियां हैं, मैंने बताया था कि देश जब गणतंत्र हुआ था तो राज्यों की 4 श्रेणियां थी, बस कोई नाम नहीं था उनका, वो श्रेणियों में बांट दिया गया था। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य और डी श्रेणी के राज्य। डिफरेंस क्या था वो बता दें। ए श्रेणी के राज्य वो थे जो पूर्ण रूप से स्वायत्त थे। बी श्रेणी के राज्य वो थे जिनको कहा गया कि अभी तो नहीं लेकिन बहुत जल्द आपको स्वायत्तता दे दी जाएगी। सी श्रेणी के राज्य वह थे जिनके बारे में ये अभी कंफ्यूजन था कि इनका क्या करें, संघ शासित क्षेत्र जैसा रखें यानी केंद्र के शासन में रहेगा। और डी श्रेणी में तो वो जो इधर उधर से जुटा रहे थे हम लोग, यानी इनको कंफर्म संघ शासित क्षेत्र होना ही है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो आज तक है ढेर सारे राज्य। इस आधार पर बांटा गया, किसी को राज्य और किसी को संघ शासित क्षेत्र नहीं कहा गया, सिर्फ राज्य का नाम लेके बोला गया कि फलाना राज्य ए श्रेणी का, और ए श्रेणी का तो समझ रहे हैं क्या क्या होगा। ये था बेटा 4 श्रेणियों में। फजल अली ने कहा ये 4 श्रेणियों को खत्म करिए, यानी राज्यों की जो 4 श्रेणियां हैं इनको समाप्त करिए और राज्यों की 2 श्रेणी बनाइए। एक को कहिए राज्य और एक को कहिए संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र। और तीसरा रिकमेंडेशन उनका था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। तो बड़ी मजेदार बात है कि तीनों आयोगों ने कम से कम एक सुर में बोला कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन अब नहीं होगा। हाँ, इस बीच में एक तो हो ही गया। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश
स्वतंत्र होने के बाद भारत का पहला और अंतिम राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर पूछा बहुत जाता। तो फजल अली आयोग ने रिकमेंडेशन कर दिया, सरकार ने मान लिया और 1956 में संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत हो गया और उस अधिनियम के द्वारा चारों श्रेणियों को समाप्त कर दो श्रेणियां बना दी गई। एक को कहा गया राज्य और एक को कहा गया संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र। फिर उसी वर्ष संविधान में 7वां संशोधन किया गया, 56 में ही 7वां संशोधन किया गया। अनुसूची 1 को संशोधित कर दिया गया, उसमें जो 4 श्रेणियां थी उसको काट के 2 कॉलम बना दिए गए और कहा गया अब कोई राज्य बनेगा तो इस कॉलम के नीचे, कोई संघ शासित क्षेत्र बनेगा तो इस कॉलम के नीचे रखा जाएगा। ये छोटी सी कहानी है बेटा जो आज तक के परिदृश्य को प्रस्तुत करती। तो 2 लाइन लिख लो, काम आ सकता है। लिखें, स्वतंत्र होने के उपरांत आज थोड़ा सा विलंब हुआ तो मुझे लगता है हमारे ढेर सारे मित्र घबरा गए कि आज क्लास नहीं होगी, तो कुछ कम जुड़े हैं आज। बच्चे भी थोड़ा 5-10 मिनट स्क्रीन पे देखते हैं, फिर नहीं, एक बात तो कंफर्म बता दो बेटा कि अगर क्लास रोकेगी तो इसकी पूर्व सूचना दी जाएगी। हाँ, 5-10 मिनट देर सवेर हो सकता है, विविध कारण है। आज देर इसलिए हो गई, कुछ बतियाने लगे आपसे ऑफलाइन मोड में, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। बहरहाल हाँ, लिखें, स्वतंत्र होने के उपरांत राज्यों की 4 श्रेणियां विद्यमान थी। राज्यों की कितनी श्रेणियां थी बेटा? 4 श्रेणियां। सब महत्वपूर्ण बेटा दिमाग में रखिए। वो 4 श्रेणियां कौन कौन थी बेटा? ए श्रेणी के राज्य, आप कायदे से लिखो, ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य और डी श्रेणी के राज्य। श्रेणियों का यह विभाजन स्वायत्तता के आधार पर किया गया, माने कहां कम है कहां ज्यादा है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बहुत क्लियर है, कोई ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक स्टोरी रहनी चाहिए दिमाग में, उस स्टोरी में तथ्य को फीड करना है, कहानी तो पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अब आजकल के बच्चे तो कहानी वानी नहीं पढ़ते, दूसरी दुनिया वाले लोग हो गए, लेकिन आप देखते थे पहले लोग नॉवेल पढ़ा करते थे। पता नहीं आपको आइडिया है कि नॉवेल क्या होता था? उपन्यास हिंदी में कहते थे। तो थ्रिलर आता था, कुछ तरह तरह रोमांटिक तरह तरह का लोग पढ़ते थे। मैंने अपने बचपन में देखा कि लोग नॉवेल पढ़ते थे, वो छोटे सा साइज भी होती थी, मोटी सी, तो लोग पढ़ते थे तो एकदम ताबड़तोड़ पढ़ते थे। कुछ तो इतने एडिक्टेड थे नॉवेल के कि एक बार शुरू किया, चाय वाय कुछ नहीं, खाना पीना रुक जाओ भैया, 3-3.5 घंटे में वो मान के चलो 300-350-400 पेज निपटा देते थे। ठीक है, एकदम हाई स्पीड से पढ़ते थे, क्योंकि कहानी जो है ना वो सस्पेंस क्रिएट करती थी कि कौन लास्ट में पकड़ाया, कौन दकड़ाया, कौन ये सब किया। वो पिक्चर होती थी एक तरह से, लोग पढ़ते थे। और मजेदार बात उससे अधिक ये थी कि जब वो 3 घंटे में पढ़ लेते थे तो किसी कैरेक्टर के बारे में उनसे पूछ के देखो, वो बता देते। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, फिर भी गड़बड़ा जाता है। जानते हो क्यों? ना 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 ना, इंटरेस्ट की बात तो है ही है, मेंटल कंडीशन की बात है, मानसिक दशा की बात है। वो क्या है मैं बता रहा हूं।
दिमाग है कबीरदास, उल्टा सोचता है। नहीं, जो मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल करके एक बार देख लो। एक्चुअल में जब आप सिलेबस की चीजें पढ़ते हो तो आप एक्स्ट्रा एक प्रेशर में आते हो, अरे यार ये बहुत जरूरी है, ये जिंदगी का सवाल है, और भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतना प्रेशर डाल देते हो अपने आप को कि दिमाग कहता है कि पढ़ो, पहले पढ़ो फिर बताते हैं तुमको, है ना। जब आप एक नॉवेल पढ़ते हो, जब आप एक स्टोरी पढ़ते हो, तो आपके ऊपर पहले का कोई प्रेशर नहीं होता, वहां भूलने और याद करने का कोई टेंशन होता ही नहीं, है ना। तो दिमाग उल्टी भाषा बेहतर समझता है। तो क्या करना है अब मैं बताऊं। जब आप सिलेबस की कोई चीज पढ़ने बैठिए तो पहले उसको खोल लीजिए, 3-4 बार अपने दिमाग से कहिए कि देखो भाई ध्यान से सुनो, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका एक भी शब्द याद नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, दिमाग को सुनाइए कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूं किसी हालत में एक भी शब्द याद नहीं रहना चाहिए। महसूस भी करिए कि ऐसे ही पढ़ेंगे, याद बात कुछ रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक एक अक्षर न याद हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन हम लोग कर लेते हैं उलट उलट, इतना प्रेशर में आ जाते हैं पढ़ने के पहले, बहुत जरूरी है यार, नौकरी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, दिमाग का सवाल है। दिमाग सवाल वाल नहीं समझता, सवाल रखो अपने पास। हम तो अपनी दशा समझते हैं, और दिमाग हम लोगों का इतना सातिर डिवाइस है ना बेटा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कि आपकी गरज के हिसाब से दिमाग नहीं काम करता, और दिमाग कंपटीशन के लिए नहीं बना है। अगर आपको ये गलतफहमी है कि आपका दिमाग बना है आईएएस की परीक्षा के लिए, तो भूल जाइए। हमारा दिमाग बना है हमें सरवाइव करने के लिए, क्योंकि आईएएस की परीक्षा तो इधर हाल की घटना है भैया ना। कई शताब्दियां हमने बिता दी बिना आईएएस की परीक्षा के, तो जिंदा हम तब भी थे, स्किल हमारे पास तब भी थी। दिमाग हमेशा ये महसूस करता है कि अगर आप कोई कार्य बार बार कर रहे हो, रिपीटेड नेचर का वर्क है, तो हम उसको याद रखेंगे। और मेंटल कंडीशन भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप सभी लोग बाइक कार वार चलाना जानते होंगे। तो पहली पहली बार जब बाइक सीखे थे, थोड़ा याद करिए, पुरानी घटना है लेकिन याद तो कर लें। फर्स्ट टाइम जब आप बाइक चला रहे थे, किसी ने सिखाया आपको बाइक चलाना, तो बाइक आप बुद्धि से चला रहे थे, क्योंकि दिमाग में सब फीड किया गया, इधर ब्रेक है, इधर क्लच है, और ये हार्न है, उसी में गड़बड़ा भी जाते है ना। एक्सीलेटर घटाने की जगह पे तो बढ़ाना ऐसे है, घटाना ऐसे, तो ऐसे ही हो जाता था। क्योंकि दिमाग हम लोगों का है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वो एक ही साथ में कई चीजों को नहीं मैनेज कर पाता। हम लोग मोनोटोनिक है, एक बार में एक काम करना हमें आता है, हम एक बार में एक से अधिक कार्य नहीं कर सकते। कुछ विशेषज्ञों को छोड़ दे तो हाँ, वो बाइक चलाते समय मोबाइल पे मैसेज वैसेज भी भेज लेते हैं, मोबाइल भी मैनेज कर लेते हैं। वो तो महान लोग हैं। अब वो जेनेटिक चेंज हो रहा होगा उनके बॉडी में, यानी दिमाग का स्टेटस ही बदल रहा होगा, ऊपर वाला जाने। लेकिन हम लोग मोनोटोनिक है, एक बार में एक चीज पे फोकस कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आज भी वैसे ही बाइक चलाते हैं? आज खुद चलती है, मजाक नहीं कर रहे हैं। कब ब्रेक लग जाता है, कब हार्न बज जाता है, कब गियर बदल जाता है, ये हमको नहीं सोचना होता है। तो दिमाग अब उधर से फीड कर लिया है, सारे प्रोग्राम को परमानेंटली फीड कर लिया, कहा कि अब ये ऑटो मोड में होगा, इसमें हमें मत तंग करना, हमें कोई और काम करने दो। क्या करने दो? मोबाइल पे बात करने दो। तो गर्दन टेढ़ी करके, हाँ देखो अब सड़क पे तो कॉमन सा दृश्य है कि मोबाइल यहां दबाए, गर्दन ऐसे टेढ़ी किए, और बाइक चलती रहती है भीड़ में साहब, कितना भी भीड़ भाड़ हो। अब देखो ये करते हुए चलाते रहते हैं, बतियाते भी रहते हैं। तो ये है दिमाग। एक्चुअल में हमारी मसल स्टोन हो जाती है, मेमोरी अब दिमाग से हटके मसल्स में चली जाती है कि हमें क्या करना है। और जब मेमोरी दिमाग में रहेगी ना, यानी दिमाग के हिसाब से मेमोरी को आप मैनेज करोगे, तो थोड़ी तकलीफ होती है।
हम आपको बताएं, कभी कभी मैंने कुछ लिखने वालों को देखा है कि शब्द तो सूझता ही नहीं ढंग से, पेन चल जाती है, शब्द लिखा जाता है। जैसे वो लिखते रहते हैं ना, तो अभी सोच रहे हैं क्या लिखें क्या लिखें, इधर लिखा गया, क्योंकि मेमोरी टोन्ड है, उसने लिख लिया। दिमाग बाद में कहता हाँ ठीक है। जैसे आप किसी शब्द को सोचते हैं, उसकी यात्रा मात्रा सोचते हैं, तब तक लिखो के रेडी कर लिए, क्योंकि हमारा दिमाग में पिक्चराइजेशन फॉर्मेशन में वो फीड है, इसका पिक्चर ऐसे ही दिखती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बेटा हमारा दिमाग है, बस उसको आपको समझ लेना है। अभी जैसे हमारे पास बंदूक है, ये हमको पता है ना कि हमारे पास गन है, और जैसे ही फायर होगा हमको रिस्पॉन्स करना है ना। लेकिन जैसे ही फायर होगा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आप, करेंगे वो जो अतीक अहमद के साथ हुआ था। AK-47 कार्बाइन वाइन लेके पहले क्षण तो भाग खड़े होंगे। देखा पुलिस वालों को, इतने हथियार लिए थे, और जैसे फायरिंग शुरू हुई तो पहला रिएक्शन क्या हुआ, निकल लो निकल लो। अच्छा, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये जानबूझ के किया, ना ना, ये स्वाभाविक है, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लो, ये स्वाभाविक लक्षण है। और पहली बुलेट फायर के बाद रिएक्शन कौन करेगा, वो NSG के बच्चे करेंगे, पुलिस वालों के बस का नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। जैसे बुलेट फायर होगा पहले तो आंख बंद और सब सुन, हाँ, उसके बाद फिर 5-10 सेकंड के बाद आप सोचेंगे, अरे यार ये तो गोली चली है, हमको रिएक्शन करना है। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो 10-12 सेकंड गुजर जाएगा और 20 गोलियां उतर जाएंगी शरीर में। यही हुआ, 10-15 सेकंड में धड़ाधड़ धड़ाधड़, जब तक समझे बूझे क्या हो रहा है, तब तक तो खेल ही खत्म हो गया। तब ये कि अब इनको पकड़ो धकड़ो, अपराधियों को हाथ से पकड़ लो, पैर से पकड़ लो, यही सब चल रहा था। तो इसीलिए NSG के जो बच्चे होते हैं, ब्लैक हेड कमांडोज होते हैं, उनको मसल स्टोन बुलेट अगर चली तो ट्रिगर दबेगा उनका, तो टारगेट करके ट्रिगर दबा देंगे, क्योंकि उनका दिमाग नहीं चलता, उनकी मसल्स चलती, इसलिए प्रॉम्प्ट रिएक्ट करते हैं। वो होते तो तीनों के तीनों वहीं मारे जाते। ये है बेटा हम लोगों की दिमाग की सोच। तो देखो यही करना है बेटा, जब आपको पता है कि जिंदगी यही है तो कसर क्यों छोड़ेंगे। और मैं आपको यकीन से बता दूं कि बेटा यही जिंदगी है, बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी जिंदगी में जिसकी आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। लोग बहुत कुछ कर लेते हैं बेटा अपनी जिंदगी में बेहतर करने के लिए, हम लोग को बहुत बड़ा काम नहीं करना है, इतना काम तो करना पड़ेगा। मैंने एक आदमी को देखा था जो आंख से अंधे थे और जन्मजात अंधे थे, मैंने अंधे पैदा हुए, पूरा रामायण उनको याद था, पूरा रामायण की चौपाइयां उनको याद थी, सुन सुन के ना, शौक से ना, धार्मिक भावना से ना, तो अपनी जिंदगी बनाने के लिए याद कर लो ना बेटा। भगवान ने तो आपको आंख भी दिया है, कान भी दिया है, तो दिमाग में बैठा लो, बात बन जाएगी, पैशनेट हो जाइए, सब हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये कि नौटंकी करोगे ना तो नौटंकी हो जाएगी, तो बेहतर ढंग से काम करिए, कोई परेशानी नहीं। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। ये लिख लिया 4 श्रेणियों के राज्य थे। हाँ, स्वायत्ता के आधार पर किया गया, वो मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा स्वायत्त, कम स्वायत्त, उससे कम, और कुछ को कहा कभी स्वायत्त नहीं होंगे आप हमेशा केंद्र के शासन में ही रहेंगे, यानी आपको कोई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, इसी आधार पर बांटा। बहरहाल पैरा चेंज करो। स्वतंत्र होने के उपरांत, स्वतंत्र होने के उपरांत भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग तेज हो गई। भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग क्या हो गई बेटा, तेज हो गई। तेलुगु भाषियों ने, इसको चलाओ बेटा, तेलुगु भाषियों ने भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषियों ने भाषा के आधार पे एक पृथक राज्य की मांग, एक पृथक राज्य की मांग तीव्र कर दी। अच्छा, इसमें भी नेता लोगों की बड़ी भारी परेशानी है बेटा।
नेता लोगों की परेशानी यह है कि वोट वोट लेने के चक्कर में कुछ भी हाँ कह देते हैं, जनता को खुश करने के लिए कुछ भी हाँ कह देते हैं और ये नहीं सोचते इसका दूरगामी असर क्या पड़ेगा। तो प्रथम दृष्टया तो ये लोग नेता लोग हाँ हाँ करने लगे कि हाँ हाँ गंभीर विचार होगा, ये होगा वो होगा, तो उनको लगा ऐसे ही ड्रामा चलता रहेगा। ऐसे तो चला नहीं। आंदोलन जब तेज होने लगा, तीव्र होने लगा, तो अब लगा कि समस्या बढ़ गई। अब इस समस्या के समाधान के लिए उन लोगों ने वही किया जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। 1948 में दर आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे यश के दर साहब। उन्हीं के नाम पे आयोग का नाम रखा गया दर आयोग। लिखें, समस्या के समाधान के लिए 1948 में 1948 में समस्या के समाधान के लिए 1948 में यश के दर की अध्यक्षता में 1948 में 1948 में बोर्ड पे लिखा है बेटा, देख भी सकते हैं। 1948 में एक आयोग बनाया गया जिसे दर आयोग कहा गया। क्या कहा गया बेटा? दर आयोग। इसी नाम से जाना जाता है, कंपटीशन में हमेशा पूछता है दर आयोग का संबंध किससे है, यह दर आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी, दर आयोग का गठन कब किया गया था। ऐसे कॉमन से तथ्यात्मक क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगा ये तो हम लोग बता ही देंगे। दर आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? भाषा के आधार पर राज्य के गठन पे विचार करने के लिए। और दर आयोग ने साफ साफ कह दिया कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। लिखें, आयोग ने यह परामर्श दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। भाई सत्य तो यही था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना। क्यों बेटा, क्या परेशानी थी? ठीक है, भाषा के आधार पर बने तो बहुत सी भाषा के आधार पर बना दें। परेशानी भाषा के आधार पर नहीं थी, परेशानी ये थी कि भाषा के आधार पर देश बंट जाएगा, क्योंकि एक भाषा वाले को दूसरी भाषा से बड़ा अफेक्शन है नहीं, और यहां भाषा के आधार पर 3-5 होना शुरू हो जाएगा। तो देश में धर्म पे, जाति पे, फलाने पे, ढिमाके पे बंटवारा कम है। कभी एक बंटवारा और पूरा देखो। भाषा के आधार पर राज्य भले न बटे हों, लेकिन कहीं कहीं भाषाओं डोमिनेट कर रही है राज्यों पे। महाराष्ट्र को डोमिनेट करता है मराठी, तभी वो मराठी भाषा को लेकर बड़ा पैनिक होते हैं। तो परेशानी मराठी ने पैदा किया ना। सारे बोलने वाले महाराष्ट्र में होते तो फिर मराठी की बात कहां से आती? तो अब ये समस्या तो हो ही जाती है बेटा ना, कि उनको समझ में आ रहा था कि भाषा के आधार पर अगर राज्य बना तो आने वाले कल को एक नई समस्या पैदा होगी भारत में, जो कहीं ना कहीं एक समस्या तो है ही है भारत में भाषा को लेके। आज हम लोग पूरे देश को एक भाषा में नहीं पिरो पाए, कोई एक सर्वमान्य भाषा बन पाई देश की? नहीं बन पाई। अगर थोड़ी सी सर्वमान्य भाषा कोई बनी भी तो वो अंग्रेजी है। यह कितने दुख की बात है। क्या बेंगलोर में जाके अंग्रेजी बोलिए, चेन्नई में अंग्रेजी बोलिए, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग आपको अच्छा महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो खैर पूछो मत, अंग्रेजी अगर बोल दिए तो माना जाएगा कि मैं काले के ही परिवार के हैं। तो यह समस्या है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि अभी भी हम एक भाषा में राष्ट्र को पिरो नहीं पाए, समस्या है। और संभावना भी निकट भविष्य में दिख नहीं रही है मुझे कि आप देश में एक भाषा में पूरे राष्ट्र को पिरो पाए। तो ऐसी समस्या दुनिया के और देशों में भी है क्या? हमारे देश में समस्या है भैया। 12 ये चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर देश ना बटे, तो उन्होंने मना किया। लिखे, आंदोलन जारी रहा। पुनः 1948 में ही एक आयोग बनाया गया
जिसे JVP, पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, नाम भूलना नहीं चाहिए। JVP, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया, 3 लोग थे। आयोग ने 1949 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब बेटा? 1949 में अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन, रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, तो प्रतिवेदन से घबराइएगा मत। अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें भाषा के आधार पर राज्य के गठन को अस्वीकार किया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्य के गठन को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है बेटा, यानी 2 आयोगों ने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। अब तेलुगु भाषियों का जो आंदोलन था वो तेज हो गया, तीव्र हो गया, आंदोलन थोड़ा सा बढ़ गया और थोड़ा अब एग्रेसिव होने लगा, आक्रामक होने लगा। लेकिन हाँ, कुछ गांधीवादी नेता थे जो आंदोलन को संभाले हुए थे कि आंदोलन को हम आक्रामक या उग्र नहीं होने देंगे। तो उसमें एक नेता थे श्री रामल्लू, P श्री रामल्लू, पूरा नाम था उनका पोट्टी श्री रामल्लू। ये गांधीवादी नेता थे, गांधीवादी इनकी सोच थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग शांतिपूर्ण ढंग से मनवाएंगे, यानी आंदोलन उग्र नहीं होना होगा। ये सब ड्रामा चल रहा था बीच में सालों। फिर ये लगा कि नहीं नहीं, अब ये उग्र आंदोलन से सरकार को सुनने उनने के मूड में नहीं है, तो P श्री रामल्लू आमरण अनशन पे बैठ गए, है ना बेटा। वहीं से मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। लेकिन तेलुगु भाषियों ने अपना आंदोलन क्या किया बेटा? जारी रखा तथा आंदोलन उग्र हो गया। तेलुगु भाषियों के नेता P श्री रामल्लू आमरण अनशन पे बैठ गए। आमरण अनशन पे क्या हुआ बेटा? बैठ गए। एक बात मुझे बताओ, कोई बिना खाना पानी कितना दिन जिएगा भाई? सरकार गंभीरता को समझ नहीं पाई और नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं की, इनका आंदोलन जारी रहा। 56 दिनों के उपरांत इनकी मौत हो गई। लिख लें, 56 दिनों के उपरांत, 56 डेज के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा। आंदोलन अत्यधिक आक्रामक हो गया, उग्र हो गया। आंदोलन अत्यधिक आक्रामक हो गया, उग्र हो गया। एक हमारे मित्र का बता दीजिए एक बार और। ठीक, हम कई बार बता देते हैं बेटा, और वीडियो में तो एक संभावना है कि सुन लीजिएगा 10 बार और, है ना। एक बार और हम फिर क्लियर कर देंगे। अभी पहले पूरा कर लेते हैं इसको, है ना बेटा। तो आंदोलन क्या हो गया? तीव्र हो गया, मर गए बेचारे। अब नेता लोगों की नेतागिरी अब समझ में आ गई, सॉफ्ट हो गए, क्योंकि अब आगे चुनाव भी तो होना था, तो जनता को बहुत नाखुश करना तो ठीक नहीं। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद फानन में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि यस, भाषा के आधार पर राज्य का गठन हम करेंगे। तो जब उन्होंने मान लिया कि हाँ करेंगे, तो फिर आंदोलन धीरे धीरे शांत हो गया। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य की घोषणा कर दिया, जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। लेकिन
तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे मित्र पूछ रहे पी फॉर, यानी JVP में पी फॉर, तो बता दें पट्टाभी सीता रमैया, पी सीता रमैया भी लिख सकते, वो नेता थे कांग्रेस के। चले आगे बढ़े बेटा। देखो लाइन हम भूल जा रहे हैं बेटा, क्या लिखा लास्ट वाला? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को, तारीख याद रखिएगा बेटा, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश के नाम से पृथक राज्य की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश के नाम से पृथक राज्य की घोषणा कर दी। ठीक है, समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन आने वाला तूफान अब आने वाले थे, क्योंकि अब ये समझ में आ रहा था। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बच्चा अगर जिद करके लोट पोट करके अगर चॉकलेट पा गया कि चॉकलेट दो, आपने कहा नहीं देंगे, कहा नहीं दोगे तो मैं जमीन पे लेटूंगा, चिल्लाऊंगा, कहा चिल्लाओ, सही में चिल्लाने लगा, जमीन पे लौटने लगा, आप डर गए, आपने उसको चॉकलेट दिया। तो बाकी तीनों बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, इनका इलाज समझ में आ रहा है, भविष्य में चॉकलेट लेने के लिए यही वाला इलाज करेंगे, और कुछ उसे एडवांस इलाज ढूंढ लेते हैं। बहुत शातिर होते हैं सब, घर में कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा एक आध बार बोलेंगे कि हमको वो फलाना खिलौना लेना है, ये वो, आप इग्नोर करोगे तो वो भी धैर्य से इंतजार करेंगे, पहले दुकान पे तो चलो, और दुकान पे वो ड्रामा शुरू करेंगे ना कि आप अपनी इज्जत तो बचा नहीं लगोगे। भले उनको धमकाओगे घर चलना, घर चल के फांसी पे टांग देना, लेकिन अभी तो मेरी वाली ही होगी। तो ये क्या है, आप बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप इन सब चीजों से डर जाते हो, घबरा जाते हो, तो आप बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं। एक थप्पड़ कान के नीचे थोड़ा तेज वाला, है ना, बस अब ठीक हो जाएगा, यही होना था। लेकिन जब इन्होंने पृथक राज्य की घोषणा कर दी तो आपने बाकी भाषा भाषियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया कि अब हम भी यही करने वाले हैं। ये तो समझ में आ ही गया इनको कि अब मामला तो गड़बड़ाएगा, इससे पहले की गड़बड़ाए एक परमानेंट समाधान कर ही दिया जाए। क्लियर बेटा? तो उन्होंने यही किया कि 22 दिसंबर 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया, जिसे हम लोग फजल अली आयोग कहते हैं, कभी कभी इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए, इस प्रकार की समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए 22 दिसंबर 1953 को 22 दिसंबर 1953 को पूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का क्या किया गया बेटा? गठन किया गया, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, के नाम से भी जानते हैं। लिखिए, आयोग ने 1955 में अपना प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन माने रिपोर्ट, बार बार कह रहे बेटा, एक में अंग्रेजी वाला शब्द हम बेहतर समझते हैं।
1955 में अपना क्या किया बेटा, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ठीक है बेटा, ये तो कहानी थी यहां तक। यानी सरकार अब वाकई गंभीर हो गई थी कि अगर अब समस्या का समाधान नहीं ढूंढा तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने समाधान ढूंढ लिया। आयोग ने, देखो, किसी आयोग के परामर्श को मानना न मानना बाध्यकारी नहीं होता। फिर से सुनो बेटा, संविधान पढ़ने जा रहे हैं। जितने कमीशन होते हैं, कमीशन को हिंदी में आयोग कहते हैं, है ना, जितने कमीशन होते हैं, जितने आयोग होते हैं, सब के सब परामर्शदायी होते हैं, सब। और मुझे लगता है परामर्श का मतलब आप बेहतर समझते हैं। परामर्श कभी भी बाध्यकारी नहीं होती, क्योंकि परामर्श अगर बाध्यकारी हो गई तो फिर तो वो आदेश हो गया। तो आदेश और परामर्श में अंतर है ना भैया। बस इतना ध्यान रखना कि इस देश में जितने आयोग हो, जो आप जानते हो या जो आप नहीं जानते हो, हाँ, बहुत से आयोग आप नहीं जानते होंगे, आपकी नजर में नहीं आया। आयोग जितने भी होते हैं इस देश में बेटा, कुछ आयोग संवैधानिक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गैर संवैधानिक, असंवैधानिक नहीं। असंवैधानिक तो मतलब ये होगा कि डाकुओं का एक समिति बना दिया। तो कोई भी समिति आप ऐसा नहीं बना सकते जो संविधान के विरुद्ध हो। नहीं समझ पा रहे हो? आयोग या तो संवैधानिक होगा, संवैधानिक मतलब जिसका वर्णन भारत के संविधान में किया गया हो। जैसे सुनो, जैसे वित्त आयोग 280, अरे आर्टिकल 280 में वर्णन है वित्त आयोग का, तो संविधान में लिखा है ना 280वें नंबर पे। तो ये आयोग क्या कहलाएगा? संवैधानिक आयोग। चुनाव आयोग 324, आर्टिकल 324 क्या है? ये संवैधानिक आयोग है। लोक सेवा आयोग, जिसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी क्या है? आयोग 315, संवैधानिक आयोग है ना। नानावती आयोग, दर आयोग, जेबीपी आयोग, ये भी आयोग है। क्या इनका भी वर्णन संविधान में है? नहीं है। तो बहुत ढेर सारे ऐसे आयोग हैं जिनका वर्णन संविधान में है, ऐसे ढेर सारे आयोग हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है। लेकिन चाहे जैसे भी आयोग हो, हर आयोग सिर्फ परामर्शदायी होता है, सिर्फ वो सरकार को सलाह देता है। आयोग देश नहीं चलाएंगे, देश को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाएंगे। और आयोग ही देश चलाने लगे तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है भैया? आयोग की बात को मानी जाए। आप गॉड हो, आप सलाह दीजिए, आपकी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे ये फैसला हम करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि संवैधानिक आयोग के परामर्श को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। उनके सलाह को न मानने पर बवाल हो जाता है, सदन में हंगामा खड़ा हो जाता है। काहे नहीं माने? बताओ हमको भी क्यों नहीं माने। जैसे एक मजेदार बात आपको बताऊं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो परीक्षा लेता है सिविल सर्विसेज की, वो परीक्षा लेता है, मेंस लेता है, इंटरव्यू लेता है, एक लिस्ट बनाता है सेलेक्टेड बच्चों की, महामहिम की टेबल पे रखता है और कहता है कि हमको लायक सपूत दिखे हैं इस साल के, अब मर्जी आपकी, हम सलाह दे रहे हैं कि ये लोग लायक हैं, आपकी मर्जी इन्हें सेलेक्ट करें या ना करें। कभी आपने सुना है कि आयोग के परामर्श को राष्ट्रपति ने कहा हो कि नहीं मानेंगे ना? अरे साहब, टेबल पे पहुंचा नहीं कि दस्तखत किए। हाँ, न मानने के लिए विवाद है, यानी फाड़ के वहीं डस्टबिन में फेंक सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा किया तो हंगामा बरपेगा लोकसभा में। काहे फाड़ा, क्यों नहीं माना, युक्त युक्त कारण बताइए। नहीं मानने का कारण बताइए, आप क्यों नहीं माने।
तो इतना समझ लें कि संवैधानिक आयोगों की बात को दरकिनार करना आसान नहीं होता, लेकिन जो गैर संवैधानिक आयोग हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है, इनका वर्णन संविधान में नहीं है, उनको तो सरकार कहीं दबा दे पता ही नहीं चलता। मंडल आयोग सुना है नाम? अरे मंडल आयोग बवाल हो गया भारत में, मंडल आयोग ही नहीं पता। मंडल आयोग किसकी सरकार में आया था? मोरारजी देसाई की सरकार में मंडल आयोग बना, वीपी मंडल। उन्होंने कहा कि ओबीसी को आरक्षण चाहिए। मोरारजी देसाई पड़े कहां रखो, ऑफिस में एकदम नीचे वाले रैक पे, एकदम नीचे रखो, नहीं मानेंगे। फिर इंदिरा जी आई और छुपा दी। पता चला था आपको क्या था मंडल आयोग में? अरे नहीं, किसी को नहीं पता था। वो तो फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने, तो चूंकि इंदिरा गांधी शासन में ये तमाम मंत्री के पदों पे रहे। अरे विश्वनाथ प्रताप सिंह किसकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे? इंदिरा जी के शासन में। जब ये खुद प्रधानमंत्री हुए तो इनको पता था कि फाइल कहां रखी है। इन्होंने कहा निकालो फाइल, हम मानेंगे, हम मानेंगे इसको। और उन्होंने मंडल आयोग के प्रतिवेदन को लागू करा दिया, और जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। तो आयोग के परामर्श को मानना न मानना ये सरकार की मर्जी होती, क्योंकि हर आयोग परामर्शदायी होते। पूछ लेना खोपड़ी में, जितने आयोग होते हैं वो सब के सब सलाहकारी होते हैं। अंतर मैंने बता दिया कि संवैधानिक आयोग भी और गैर संवैधानिक आयोग भी, बस अंतर इतना आता है कि संवैधानिक आयोग के परामर्श को दरकिनार करना आसान नहीं होता। इससे सरकार क्यों पचड़े में पड़े? जो वो सलाह देती है उसको मान लेते सामान्य रूप से। चले बेटा, हो गया बेटा? तो इन्होंने सलाह दे दिया। क्या सलाह दिया? लिखना पड़ेगा। इनकी सलाह क्या थी? फजल अली आयोग की पहला, राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त किया जाए। राज्यों की 4 श्रेणियों को क्या किया जाए बेटा? समाप्त किया जाए। पहली सलाह थी। दूसरा, राज्यों की 2 श्रेणियां बनाई जाए। राज्यों की कितनी बेटा? 2 श्रेणियां बनाई जाए। दोनों का नाम आपको पता है, आज ही वाला है। एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? राज्य, और एक को कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। लेकिन आम बोलचाल में उसे हम लोग संघ शासित क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र, दुनिया भर के नाम से जानते हैं। संघ राज्य क्षेत्र ब्रैकेट में जरूर लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नया शब्द दिख रहा है, पता नहीं क्या मतलब है इसका। केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा रिकमेंडेशन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात थी बेटा कि किसी आयोग ने इसको स्वीकार नहीं किया। भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है? आगे पैरा चेंज कर लीजिए। 1956 में, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत किया गया। सॉरी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, प्रस्तुत नहीं, पारित किया गया। अधिनियम माने पारित हुआ तब अधिनियम होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। क्लियर है बेटा? तथा 2 श्रेणियों की स्थापना की गई। हाँ, एक तथ्य और है बेटा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुसूची 1 को संशोधित किया गया। तथा 2 श्रेणियों की स्थापना की गई।
हाँ देखो, एक बेटा आपसे रिक्वेस्ट करना है, डेफिनेटली हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, हम भागेंगे थोड़े ही। अरे 20 साल से नहीं भागे तो आगे भी नहीं भागेंगे, है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है ना। वो पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, मूल संविधान जब बना था तो 8 थी, आज की डेट में 12 हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, गूगल पे चले जाइए, नेट पे जाइए, कहीं जाइए, बस खाली मुंह से बोलिए हमारे संविधान की अनुसूचियां, 12 की 12 अनुसूची आपको दिख जाएगी। बस आपसे निवेदन यह है कि हर अनुसूची में क्या लिखा है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। आधे आधे लाइन, एक एक लाइन की चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन की गारंटी, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया सौदा कोई और हो नहीं सकता कि 15 मिनट की पढ़ाई पर अगर एक क्वेश्चन की गारंटी दिख जाए तो पढ़ लेना है। 3 से 4 समय नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि 12 अनुसूचियां हैं, अगर 12 को आपने पढ़ लिया, कोई बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, 15 से 20 मिनट समय लगेगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक बच्चे ने कहा कि खुद ही पढ़ा दीजिए। हाँ, तो आगे ये भी बोल दो खुद ही परीक्षा दे दीजिए, तो जुगाड़ उगाड़ लगाना, हम दे देंगे परीक्षा आपकी। नहीं बेटा, युद्ध के मैदान में आपको जाना होगा, है ना। तो हम पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन पहला असॉल्ट आप करेंगे, पहला हमला आप करेंगे। मैं देखूंगा कि हमला असफल हुआ कि सफल हुआ। अगर सफल हो गया तो बहुत अच्छा, असफल होगा तो मैं कोशिश करूंगा। तो आप पढ़ लीजिएगा बेटा, एक दिन ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि आप बता पा रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा फिर, है ना बेटा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि पहली अनुसूची में क्या लिखा है। और इतना पढ़ने के बाद अगर ये भी क्लियर ना हो कि पहली अनुसूची में यही लिखा है कि हमारे देश में जो प्रदेश है उनकी श्रेणी क्या है, उनके नाम क्या है ना बेटा, तो ये तो तय हो गया कि पहली अनुसूची में ये लिखा है। अब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और मुझे लगता है 7वीं भी सब पढ़े हैं, कुछ तो सबको याद है। 7वीं में सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं भी सबको याद है। लो, अरे भाई भाषाओं का वर्णन है, 9वीं कैसे भूलोगे, अभी तो चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले। मैंने कहा था पहले संविधान संशोधन 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें यही लिखा गया कि जो विषय इसमें लिख दिया जाएगा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। 10वीं दल बदल निषेध अधिनियम, 11वीं ग्राम पंचायतें, 12वीं नगर पंचायत। अरे भैया, इतनी इतनी सी बात है, एक बात तो पढ़ लो और फिर हम आपसे बात करेंगे। क्लियर है? ध्यान से पढ़ना, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना। हम आपसे बड़े भरोसे से कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन की गारंटी, यानी अगर 15-16 प्रश्न आए आपसे संविधान में तो एक तो पक्का आएगा इसमें से। और कौन सा आएगा ये भी बता दें, या तो 5वीं या तो 6वीं। ठीक है, मैंने अभी जो फैशन चल रहा है, या तो वो 5वीं पूछ रहे हैं या तो वो 6वीं पूछ रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे, एक दौर था जब 7वीं 8वीं को पूछा जाता। तो अभी तो 5वीं 6वीं पूछ रहे हैं ना, आप तीसरी भी देख लीजिएगा, आप चौथी भी देख लीजिएगा, सब देख लीजिएगा। तैयार रहेंगे मैदान जंग के लिए कि चलो आओ पूछ के दिखाओ। क्लियर है बेटा, ये सब कर लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आज वर्तमान जो राज्यों का परिदृश्य है हमारे देश में, इसकी उत्पत्ति हुई 1956 में। 26 जनवरी 1950 में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। क्लियर है बेटा, कल को यही पूछेंगे जब हम गणतंत्र हुए तो राज्यों की कितनी श्रेणियां थी। हमें बताइए मत, मतलब परीक्षा में बताइएगा। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में ये सब पूछेगा। वर्तमान राज्यों की जो श्रेणियां बनाई गई, इसका निर्धारण कब हुआ, किस संविधान संशोधन से हुआ, ये सब बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है। तैयार रहिएगा, टेस्ट फिर होगा। मैंने बताया ना कि इस बार थोड़ा गंभीर होगा, इस बार थोड़ा रिगरस होगा, क्योंकि अभी तो अंग्रेजों का मामला था, लेकिन अब हम लोगों का खुद का मामला है ना, तो मामला गंभीर होगा। तो आज बेटा हम यही समाप्त करेंगे। मन बनाए थे नागरिकता की शुरुआत करेंगे, लेकिन मजा खराब हो जाएगा, है ना।
आधा अधूरा रह जाएगा, कल फिर बात करनी पड़ेगी। तो कल मैं पूरे चैप्टर पे आपसे बात करूंगा नागरिकता। लेकिन एक बात, नागरिकता बड़ा चैप्टर है, वो एक दिन में फिनिश नहीं होगा। मुझे 2 दिन का मौका दीजिएगा, हम आपको नागरिकता समझाएंगे और ध्यान से पढ़िएगा। पीडीएफ वुडीएफ तो मिल ही गया होगा या मिल जाएगा, उसको परेशान मत होइए, लेकिन थोड़ा इसको महसूस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। और तब ज्यादा सक्रिय हो गया जब से सीए और एनआरसी वगैरह की चर्चा होने लगी, तब से परीक्षा में भी ये खूब पूछा जाने लगा। तो कल बात करेंगे बेटा, आज नहीं तक। हाँ सॉरी, कल नहीं, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर, कल मतलब परसों। तो कल हमारी कुछ पारिवारिक व्यस्तता है बेटा, तो कल की क्लास बाधित हो जाएगी। और परसों हम लोग सैटरडे को बात करेंगे, नागरिकता की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वैसे मैसेज कर देंगे भी ऑनलाइन वाले मित्रों को कि कल क्लास डिस्टर्ब हो रही है।